आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम पर आज का मुद्दा। हिंदू समाज पार्टी के लीडर कमलेश तिवारी के कत्ल मामले में पुलिस ने कत्ल के मुलजिम मोइनुद्दीन और अशरफ के मददगार बरेली के प्रेम नगर के रहने वाले मौलाना कैफी अली को आखिरकार जुमेरात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमों से कैफी अली का सामना कराने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कमलेश मामले में मौलाना कैफी 7वें मुलजिम हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के मुताबिक इस मामले में सूरत के मौलाना मोहसिन शेख, सलीम फैजान, राशिद अहमद, खुर्शीद पठान, नागपुर के सैयद आसिफ अली, अशफाक मोइनुद्दीन के अलावा ये जो 7वां मुलजिम पकड़ में आया है इसका नाम है मौलाना कैफी अली। इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक कमलेश तिवारी कत्ल के दोनों मुलजिमों ने वारदात के बाद मौलाना कैफी अली से राब्ता किया था और बरेली जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। मौलाना कैफी ने दोनों मुलजिमों को पनाह देने के साथ साथ उनका इलाज भी कराया था। पुलिस के मुताबिक खबर यह भी है कि दोनों मुलजिमों ने बरेली शरीफ दरगाह के पास आराम भी किया था। यह बहुत ही संजीदा इल्जाम है। इस पर अगर तफ्तीश होती है और क्या इस तरह के लोगों को पनाह देने वाले मौजूद हैं उस पर भी चर्चा की जरूरत है। लेकिन उससे भी संजीदा बात यह है कि जिन पर कौम की रहनुमाई करने की जिम्मेदारी है, जो मजहबी रहनुमा कहलाते हैं, वो इस तरह के लोगों का सपोर्ट करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं या इस तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं किसी भी तौर पर, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है और ये फिक्र का बायस होना चाहिए कौम के लिए, मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए भी। इस पर हम बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि कमलेश तिवारी के कातिलों के तार मौलवियों से जुड़ना तशवीशनाक है। इस पर मैं गौर खोज करूंगा, बात करूंगा। दूसरा सवाल, कातिलों की पुश्तपनाही करने वाले और कितने लोग? ये बहुत बड़ा सवाल है। 7वां ये मुलजिम है जो पकड़ में आया, जो कि एक मौलाना है, आलिम दीन है, और इसके अलावा भी और क्या बहुत बड़ी चेन है, ये इस पर बात करेंगे। तीसरा सवाल, अहानते रसालत का जवाब इस अंदाज में देना क्या सीरत पैगंबर आजम है? इस पर भी अब खुलकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चलती रही। कुछ लोग इस तरह की बात कहकर, हो सकता है कि जो नहीं रहा या जिसने कुछ बात कभी कही होगी या उसका रिएक्शन हुआ होगा, लेकिन क्या जवाब इस तरह से देना सही है? इस पर भी गौर खोज करने की जरूरत है। हम किस तरफ जा रहे हैं? चौथा सवाल, कमलेश तिवारी के बाद वसीम रिजवी क्यों थे निशाने पर? शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदर हैं वसीम रिजवी, और यह भी पुलिस ने इंकशाफ किया है कि अगला नंबर वसीम रिजवी का था। इन कातिलों के इंकशाफ के बाद यह बात सामने आई है। तो एक तरफ अगर कमलेश तिवारी ने कोई बात कही थी वो देखें तो वसीम रिजवी ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया, या ऐसी क्या बात है, क्योंकि उनकी एक फिल्म है जिसके कि अभी कुछ हिस्से ही सामने आए हैं और वो भी सच है नहीं है कि वो हिस्से उसी फिल्म के हैं कि नहीं, या सोशल मीडिया पर किसी की शरारत है। तो ऐसे में उनके कत्ल के लिए भी लोग आमादा थे। मतलब इस तरह की कोई भी अगर कोशिश होगी तो क्या किसी का कत्ल करने के लिए लोग निकल जाएंगे? ये बहुत संजीदा बात है और बहुत फिक्र का बायस है। 5वां सवाल, उलमा, मदारिस और अकाबरीन ने क्या अखलाकियात का दर्स देना छोड़ दिया है? क्या अखलाकियात का दर्स देना छोड़ दिया है? इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नौजवान पीढ़ी किस तरफ जा रही है। ये कत्ल का रास्ता अपना लेना या इस तरह की सोच रख लेना बहुत खतरनाक है। इस पर समाज को फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो कमलेश, कत्ल और बरेली, चिंता की बात है, फिक्र की बात है। इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा रहे हैं मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादरी साहब, एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और देश के बड़े आलिम दीन में आपका शुमार होता है। ख़ास तौर से सूफ़ी फ़िक्र को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और लगातार खानकाहों के ज़रिए ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी का जो मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें, अमन का मैसेज, सद्भावना का मैसेज। उनको मैंने अपने साथ रखा है। मैंने अपने साथ रखा है संजय के चड्ढा साहब को, जो कि एक बहुत बड़े वकील हैं इस देश के, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, आइन के बड़े जानकार हैं। उनसे भी मैं जानूंगा ये एक बड़ा एक तरह से चैन है और जिस तरह से
इसमें चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं वो बहुत चिंता की बात है, उस पर गौर खोज करने की जरूरत है। कानून तो अपना काम करे, कई पहलुओं को मैं समझूंगा आपसे। मेरे साथ रेणु भाटिया जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं और उस पार्टी की तर्जुमान के तौर पर इस वक्त यहां पर मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं कादिर साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। कादिर साहब, मैं कह रहा हूं कि चंद मुसलमान, 1% भी नहीं होंगे, चंद मुसलमान भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। मैं ये कह रहा हूं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। और वो बरेलवी विचारधारा, वो बरेलवी फिक्र जिसने वहाबी टेररिज्म के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई, दिल्ली से लेकर बरेली तक, बरेली से लेकर दुनिया के कोने कोने तक लगातार वो चलाती रही है, वहां से कातिलों का मिलना फिक्र की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है? बिस्मिल्लाह। इमरान भाई, अब मैंने आपकी भी बात सुनी और उधर से भी देखा। शहर बरेली वाकई एक अजीमुशान इमाम अहले सुन्नत का मज़ार मुबारका है और इन अय्याम में साथ उनका उर्स भी मुनक़िद होने वाला है। कोई भी कातिल हो, वो किसी भी धर्म का कत्ल किया या कोई भी कत्ल है। दूसरी चीज़, कलाम इलाही इरशाद फरमाता है, जो इस डिबेट को सारा मुल्क या जहाँ जहाँ भी है गौर से इसको बात सुने, इंसानियत नंबर 1 है। इंसानियत है तो सब कुछ है। कलाम इलाही इरशाद फरमाता है, मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नमा खालिदीन फीहा। इसमें कैद नहीं है कि जिसने भी जानबूझ करके किसी भी इंसान को कत्ल किया उसकी सजा जहन्नम है, जहन्नम है। और जहन्नम को इतनी डिबेटें हो चुकी हैं, हर इंसान जानता है कि जहन्नम से क्या मुराद है। कमलेश तिवारी जी ने कुछ भी कहा था, किसी भी वक्त कहा था, ये इहानत रसूल की या गुस्ताखी मुस्तफ़ा की, वो एक बहस दूसरी है। वो अमल उनका था, उन्होंने उसको किया, लेकिन इंसानियत के नाते और एक मुल्क का वासी और यहां का बाशिंदा होने के नाते ना हुकूमत इजाजत देती है, ना कोई भी धर्म इजाजत देता है कि उसको कत्ल कर दिया जाए और उसको बेदर्दी के साथ गला काटा जाए। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन कादरी साहब, फिक्र की बात तो इससे भी बड़ी यह है कि उलमा हजरात या ये जो मौलाना कैफी अली पकड़ में आया है, ये मदद कर रहे हैं, ये पुष्टपनाही कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, एक वकील साहब है, मैं वकील साहब के पास आऊंगा, वकील साहब भी पकड़ में आए हैं। वो इनको नेपाल ले गए बैठा करके कि आप बॉर्डर पार कीजिए, वहां से सिम खरीदिए, फिर अपने परिवार वालों से राब्ता कीजिए। मतलब आप देखिए आपकी बात सही है इमरान भाई, एक पूरा तरीकाकार था इस कत्ल का। लेकिन आप देखिए इसमें कैसे लोग निकल कर आ रहे हैं। मेरे लिए बड़ी फिक्र की बात एक आलिम दीन का मिलना है, और आपको इसलिए मैंने बुलाया है कि आलिम दीन अगर ये काम करेंगे, मैं कह रहा हूं कि कितना भी क्रिमिनल माइंडेड हो, लेकिन अगर वो आलिम दीन है तो हम सबके लिए फिक्र की बात है। देखिए, पहले तो ये है कि ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। ये मैं पुलिस के हवाले से बात कर रहा हूं, पुलिस के हवाले से बात कर रहा हूं। मैं पहले एक बात साफ कर दूं, पहले बात तो सुन लीजिए हमारी। नहीं कर रहा, वो पुलिस और अदालत तय करेगी। हाँ तो देखिए, लेकिन हर दाढ़ी मूंछ वाला, मेरी बात तो सुनिए आप, हर दाढ़ी रखने वाला या टोपी लगाने वाला, कुर्ता पहन करके खड़ा हो जाने वाला, एक तो वो मौलाना नहीं होता। अगर वाकई अगर वो सनद याफ्ता या किसी इदारे से वाकई वो फारिग हैं और अगर वो ऐसा जुर्म करते हैं तो लाइक मजम्मत है, शदीद मजम्मत जैसा की कि जाए। पुलिस बता रही है, जितनी भी मौलाना सजा दे, हम हुकूमत के साथ हैं। कादरी साहब, जैसा कि पुलिस बता रही है, मौलाना कैफी अली दरगाह आला हजरत से जुड़ा हुआ है, ये पुलिस का कहना है, ये फिक्र की बात है। बरेली फिक्र का भी इसमें कहीं ना कहीं नाम आना फिक्र की बात है। इसको आप संजीदगी से ले रहे हैं या नहीं ले रहे? देखिए, मैं आप ये कह रहा हूं, अगर वो किसी भी दरगाह आला हजरत हो या गरीब नवाज की दरगाह हो, हमारे हर बुजुर्ग की दरगाह पर अगर ऐसी चीजें कोई करता है और वहां पाया जाए, वो लायक मजम्मत है। वो तो आस्था है, वो तो अमन की जगह है, चैन की जगह है, लोगों को तरबियत देने की जगह है। अगर वहां ऐसे कातिल, इंसानियत के दुश्मन और दरोगो पाए जाते हैं तो नहायत तशवीश की बात है। मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी आला हजरत का उर्स होने वाला है, वहां की इंतजामिया, वहां के पैरोकार, वहां की अदलिया से मैं कहना चाहता हूं वो कान खोल करके सुने। ऐसा अगर शक्को शुबा कहीं भी चप्पे पर, शहर पर, गलियों पर होता है तो शदीद सिक्योरिटी करें ताकि हमारे मुल्क का चैन बहाल रहे, अमन और शांति बरकरार रहे। बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने नाज़रीन को इस बड़ी खबर से बाखबर कर दें। आपको बता दें कि जीसी मुर्मू बन गए हैं जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर। राधा कृष्णा माथुर बने हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो सत्यपाल मलिक बने हैं
हैं गोवा के गवर्नर। ये बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज किया गया है। आपको बता दें जीसी मुर्मू जो कि जी लेजिस्लेटिव जो जीसी मुर्मू बन गए हैं जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर। राधा कृष्णा माथुर जो हैं वो लद्दाख के एलजी बनाए गए हैं और सत्यपाल मलिक बने हैं गोवा के गवर्नर। बड़ी खबर इस वक्त कि हम आपको बता दें जीसी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें जीसी मुर्मू बने जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर। राधा कृष्णा माथुर बने लद्दाख के एलजी। सत्यपाल मलिक बने गोवा के गवर्नर। इससे पहले सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, निभा रहे थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से दफा 370 आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं जीसी मुर्मू। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त जी सलाम पर। आपको बता दें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला है। जीसी मुर्मू को यह जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सत्यपाल मलिक जो कि मौजूदा गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्हें अब गोवा का गवर्नर बनाया गया है। इसी तरह से राधा कृष्ण माथुर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। बड़ी खबर इस वक्त की जी सलाम पर ब्रेकिंग न्यूज। आपको एक बार फिर इस बड़ी खबर से बाखबर कर दें 370 हटाना मोदी हुकूमत की एक बड़ी कारकर्दगी के तौर पर जाना जाता है और उसके बाद अब प्रशासनिक लेवल पर बड़ा फेरबदल और जो कि आईन कहता है उसके मुताबिक यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी होती है। इसी बिना पर जीसी मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है और सत्यपाल मलिक जो मौजूदा गवर्नर हैं उन्हें अब गोवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जैसा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा भी है कि मरकजी हुकूमत गौर खोज करती रहेगी, जब हालात बेहतर होते चले जाएंगे धीरे धीरे तो जम्मू कश्मीर को एक पूरी रियासत के तौर पर या एक रियासत के तौर पर तब्दील भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है क्योंकि चीज़ों को बहुत तेज़ी से सुधारना है और यहाँ पर तरक्की को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। राधा कृष्णा माथुर को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख को अपने आप में एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और 370 हटाने के बाद, और अब लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बना दिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं। और सत्यपाल मलिक जो अभी तक जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी देख रहे थे गवर्नर के तौर पर और जिनकी कारकर्दगी की एक बेहतरीन कारकर्दगी मानी जाएगी, जिनके दौर में ही ये तमाम अहम फैसले हुए हैं और उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए हैं और लगातार उनका स्टैंड, चाहे वो अलहदगी पसंदों को लेकर रहा हो, दहशतगर्दों को लेकर रहा हो, बहुत साफ और क्लियर रहा है और उसको लेकर के वो लगातार चर्चा में भी बने रहे। अब उन्हें गोवा की जिम्मेदारी दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की जीसी मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है तो राधा कृष्ण माथुर बने हैं लद्दाख के एलजी। सत्यपाल मलिक को गोवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरकजी हुकूमत का बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर खास तौर से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। अब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जीसी मुर्मू, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको एक बार फिर से बाखबर कर दें, जीसी मुर्मू को जिम्मेदारी दी गई है जम्मू कश्मीर की, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। इस वक्त जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार, मरकजी हुकूमत लगातार तरक्याती कामों को आगे बढ़ा रही है और एक यूनियन टेरिटरी के हवाले से, एक यूनियन टेरिटरी के हिसाब से इसमें कई और बड़े ऐलानात अभी होने बाकी हैं और उसको लेकर के जो आईन कहता है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकर्रूरी होना ज़रूरी है। इसीलिए अब ये जिम्मेदारी जीसी मुर्मू को सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर।
बड़ी खबर, जीसी मुर्मू को बनाया गया जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी सलाम पर इस वक्त बड़ी खबर से आपको कर दें बाखबर। तो एक बार हम फिर बात करते हैं कमलेश तिवारी कत्ल मामले में मुल्जिमों की गिरफ्तारी की, और इस मामले में एक मौलाना की भी गिरफ्तारी हुई है। ये इस मामले का 7वां मुल्जिम है। आपको बता दें कि मुल्जिम जो इसके 2 कलीदी मुल्जिम हैं, मोइनुद्दीन और अशरफ के मददगार बरेली के प्रेमनगर के रहने वाले मौलाना कैफी अली को पुलिस ने जुमेरात को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों कैफी अली से मिलने के बाद लगातार इस मौलाना का नाम लेते रहे हैं, और कमलेश मामले में मौलाना कैफी 7वें मुल्जिम हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और जिसकी गिरफ्तारी ये बताती है कि इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मौलाना मोहसिन शेख, सलीम फैजान, राशिद अहमद, खुर्शीद पठान, नागपुर के सैयद आसिफ अली, अशफाक मोइनुद्दीन के अलावा मौलाना कैफी अली की 7वीं गिरफ्तारी है। और ये बरेली में दोनों मुल्जिम रुके थे, यहां पर कैफी अली ने इनकी मदद की थी। इन्होंने कैफी अली से ही इस वारदात को अंजाम देने के बाद राब्ता किया था। मेरे साथ संजय के चड्डा साहब इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, बड़े वकील हैं मुल्क के। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, और जो हमारी फिक्र है कि मजहबी रहनुमाओं का, वो चाहे किसी भी मजहब से हो, लेकिन अगर हम बात बरेली शरीफ की करते हैं तो उसका अपना एक मयार है, और वहां से इस तरह के लोगों का निकल करके आना और चिंता की बात है, क्योंकि एक तरह की इसको दहशतगर्दाना कार्रवाई बताया जा रहा है। और बरेली से हमेशा इसको लेकर के दहशतगर्दी को लेकर और खासतौर से वहाबी टेररिज्म को लेकर के मुखालफत की आवाजें उठती रही है, तो वहां से ऐसे लोगों का निकल कर आना कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जहां तक बात है, कानून सबके लिए बराबर है, और अगर कोई व्यक्ति चाहे वो रिलीजियस औहदे पे हो बहुत बड़े, और वो इन चीजों में मुलक्कित पाया जाता है, तो एक अफसोस होना अपने आप में डिफरेंट बात है। लेकिन कानूनी जो प्रोविजंस हैं वो वही हैं। कानून में ये देखा जाएगा किस तरीके से उन्होंने इस पूरे कत्ल को अंजाम करने के लिए क्या क्या तैयारियां की, कहां से वो देखा गया सेक्शन 120B का लगना आईपीसी का, यानी कि वहां पे कॉन्स्पिरेसी का होना, 34 सेक्शन है आईपीसी का, उसका लगना, वो तमाम सेक्शंस इस पे लागू होंगे। और अगर ये पाया जाता है कि ये मौलाना साहब जो हैं ये उसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने पूरी जो साजिश में थे कि कैसे उसको मारना है और उसको अंजाम पहुंचाने में, चाहे वो लखनऊ में कत्ल हुआ और ये बरेली में बैठे हुए थे, सजा दोनों को बराबर मिलेगी, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी, मीटिंग ऑफ माइंड को देखा जाएगा कि किस प्रकार से, अगर ये 7 मुल्जिमात ने पहले से तैयारी की कि किस प्रकार से करना है, चाहे वो हिंदुस्तान में नहीं भी हो, कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में बैठा हुआ है और वो व्यक्ति ये करता है कि मैं मिलके आपने ऐसा करना है, वहां जाके ऐसे चाकू लगाना है, या जो भी मतलब क्राइम को ऐसे करना है, और पर मिनट बाय मिनट उनको गाइड कर रहा है, तो उसका भी अंजाम वही होगा जो इन लोगों का, जो कि फिजिकली वहां मौजूद थे, जिन्होंने फिजिकली अंजाम दिया है। तो ये बहुत क्लियर और कट बात है कि चाहे वो बरेली में बैठे हों, चाहे वो सूरत में बैठे हों, अगर उनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, अर्थात वो लोग आपस में, उनको पूरी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने करी है, तो सब लायबल होंगे और सबको वही सजा। इससे भी बड़ी फिक्र की बात तो यह है कि चाहे वो किसी भी मजहब का मजहबी रहनुमा हो, अगर वो मजहबी रहनुमा का तमगा लगाए हुए है, तो फिर लोग उसकी तरफ उस दृष्टि से, उस नजर से देखते हैं। और इस तरह के लोगों का कत्ल के मामले में मददगार के तौर पर निकल कर आना, कातिल होकर निकल करके आना, या रेप में आना, चाहे मैं किसी भी मजहब के, कई बाबा भी जेल में, कई बाबा भी जेल में है, कई मौलाना भी इस तरह के काम करते हैं, मदरसों में भी कई सेक्सुअल हरासमेंट की खबरें आती रही हैं बच्चों की, और उसके बाद जेल भी जाते हैं कई मौलाना। मेरा सवाल यह है कि बाबा हो, मौलाना हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, फकीर हो, सूफी हो, कोई भी हो, जिनसे समाज को उम्मीद रहती है, यकीन रहता है, जब वो इस तरह के मामलों में उनके नाम निकल कर आते हैं, उनके नाम के आगे इस तरह के लकब लगे होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात हो जाती है। समाज क्या करे? या तो यकीन करना छोड़ दे, इनसे रहनुमाई हासिल करना छोड़ दे, या फिर कहां जाए, क्या करे, इसको भी देखना, इस पर ज्यादा गौर खोज करने की जरूरत है। डॉक्टर इमरान, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं
तो बहुत बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि इन लोगों को ही ये हमारी पूरी जमात के हमारे हम इनकी बातों को विश्वास करके उनको फॉलो करते हैं। ये हमारे मार्गदर्शक होते हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं। और अगर कोई रास्ता दिखाने वाला आदमी इस तरह की चीजों में पाया जाता है तो बिल्कुल ये दुख की बात है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए इस तरीके का जो कंडक्ट करते हैं। रेणु जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के मामलों में इजाफा ही हुआ है और चीजें अभी भी इस मामले को अगर हम देख लें तो बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, पुलिस की कारकर्दगी को लेकर के। हालांकि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन लोगों में चर्चा जरूर बन रही है। कैसे देखें? इमरान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के मामले इन दिनों में सामने आए हैं, परंतु अगर आप देखें उनको तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत पुराने चलते आए हैं, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। और आप अगर रेशो वाइज गिने तो पुलिस के खौफ से बहुत कुछ थमा भी है, परंतु कुछ कनेक्शंस ऐसे, जैसे अब जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं मुख्य तौर पर तिवारी जी के, ये एक विषय ऐसा था जब उनके साथ इस तरह से धमकियों वाली बात और सारी बात शुरुआत हुई थी तो उस समय सरकार अखिलेश यादव की थी। और सिक्योरिटी की बात अगर करें तो 17 सिक्योरिटी उस टाइम दे दिए गए और फिर ये सारी बातें, धमकियां बार बार सामने आना, सरकार को उन्होंने बार बार अपनी बात को लिखा, ये सारी बातें सामने आई तो उन चीज़ों को रोका भी गया। परंतु ये जो अंजाम देने वाली बात थी और ये जो पूरा एक गिरोह सामने आया है जिसने इतनी घिनौनी हरकत करी है, अभी मौलाना जी भी इस बात को कह रहे थे कि वो चाहे कोई भी हो, किसी भी मस्जिद से ताल्लुक रखता हो, किसी भी उसको दरगाह को पढ़ने वाला मौलवी हो, ये घिनौना अपराध कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और आपने जिस तरह से बोला कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, बेटियों की असमत लूटने के लिए जिसने अपना ये घिनौना काम किया, या कोई भी इस तरह से कतलाना अंदाज जो भी इस्तेमाल होता है, ये हर लिहाज से हर सरकार में, चाहे वो यूपी की हो, चाहे देश के किसी कोने की हो, और चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये एक अपराध तो अपराध है। और आप ये देखिए इस केस को कितना भी हम गहराई से जाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बार बार पेच में जुड़ते जा रहे हैं जिनमें एक ऐसा मजहब बार बार सामने क्यों आ रहा है, ये बात भी सोचने को बार बार मिल रही है। हम दिमाग इसी तरफ चलता है कि जैसे अभी मौलाना जी ने कहा कि कोई दाढ़ी रखने से या इस तरह से ड्रेसअप हो जाने से वो कोई किसी मौलाना नहीं बन जाते। जो एक पंडित का, जो एक पादरी का, जो एक गुरुद्वारे में बैठने वाले रागी का, या जो एक मस्जिद में बैठने वाले मौलाना का अधिकार होता है या जो उसका फर्ज होता है, उनसे अगर वो वंचित हो जाते हैं, उनसे अगर बिखर जाते हैं और इस तरह के पहलुओं को अंजाम देने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए ये एक अच्छा कदम है। कुछ खास तबके के लोगों के नाम इस तरह की वारदातों में बार बार क्यों आ रहे हैं, ये भी फिक्र की वजह होना चाहिए। बिल्कुल है फिक्र, वो सही है गलत है ये तो ये एजेंसियां तय करेंगी। देखिए मजहब के मसीहा बन के और इस तरह से करना, लेकिन ना माना समाज की चिंता की बात होना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, कैसे आप देखते हैं? मैं आपके पास आना चाहूंगा संजीव जी। संजीव जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ये मामला जिसने कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया, और इस मामले में सेंसिटिविटी भी आप जानते हैं कितनी थी, हसासियत भी कितनी थी। अब इस मामले के लोग पकड़ में आ रहे हैं और इस मामले को कई तरह से, कई एंगल से भी देखा जा रहा था, कई तरह की बातें रही। देखिए इमरान भाई, एक एंगल से देखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिक्के के सारे पहलुओं को टटोलें, उसके बाद में बात करें, ज़्यादा बेहतर होगा। सवाल ये है कि आखिर इस तरह की नौबत आई क्यों एक ऐसे व्यक्ति की कमलेश तिवारी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है चाकुओं से, या फिर क्यों वो आदमी जो हत्या करता है वो उसकी सोच ये होती है कि हम इनका गला काटे और हाथ में उनका सर लेके हम मैसेज दें कि ऐसे लोगों का हश्र ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, इसमें आपको सामाजिक ताना बाना को भी समझने की जरूरत है, और धर्म में या राजनीति में धर्म के उपयोग का या प्रयोग का भी आप इसमें देखेंगे तो आपको कड़ी इसमें जुड़ती हुई दिखाई देगी। सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं, कमलेश तिवारी जैसे लोग, या जिन्होंने इस तरह के वारदात का अंजाम दिया, समाज में इनकी भूमिका क्या है, हम क्यों इन्हें अपना धर्म गुरु मानते हैं, या हम इनके आगे नतमस्तक क्यों होते हैं, क्या ये समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हैं,
क्या ये दो अलग अलग संप्रदाय के लोग एक दूसरे के प्रति किसी समाज को जोड़ने का काम करते हैं? कतई नहीं। संजीव जी, मेरी पूरी बात आधी बात कभी सच नहीं होती, आधी बात कभी सच नहीं होती, मेरी पूरी बात होने दीजिए। आधी बात कभी, आप सोचिए, आधी बात कभी सच नहीं होती, मेरी पूरी बात होने दीजिए। ने कम से कम कमलेश तिवारी वाली बात जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है वो तो नहीं, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। मैं पूरी बात जो कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि आखिर ये लोग समाज को देते क्या है? आखिर इन लोगों ने, ये दोनों लोगों की बात मैं कर रहा हूं, दोनों जिसके बारे में जिसने हत्या की और जिसकी हत्या हुई, दोनों ने, पहले मैं किसी तरह की हत्या के पक्ष में नहीं हूं, मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? इन्होंने यदि किसी धर्म विशेष के बारे में कोई टिप्पणी की, उसके एवज में उन्होंने एक प्लान बनाया और 15 की बात दिमाग में थी, जहन में थी, वो आकर के 19 में उसको अंजाम दिया जाता है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आखिर ये धर्म गुरु का इस्तेमाल राजनीति में होना कब से शुरू हुआ है? थोड़ा सा अब राजनीति की बात कर लें कि आखिर इन लोगों की अहमियत अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? कमलेश तिवारी कोई धर्मगुरु नहीं थे। कमलेश तिवारी राजनीतिक पार्टी के सदर थे, उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। और हिंदू, आप वही तो मैं कह रहा हूं कि आधे सच से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने जिस सेना का निर्माण किया था वो कट्टर हिंदू सेना के नाम से अपने इलाके में, या उनकी जो सोच थी वो जहां कहीं भी इस तरह की बात करते थे। तो इस देश का आईन कानून इस बात की इजाजत देता है, कोई भी किसी भी तरह की पार्टी बना सकता है, आवाम के बीच जा सकता है। ये इजाजत देता है कि हम किसी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर छीटाकशी करें? तो दूसरे धर्म के लोगों को ये गलत है कि हम हत्या के पास पहुंचे, ये गलत है कि हम हत्या तक पहुंचे। इमरान, एक छोटी सी बात बीच में दखल करूंगी। आप बातों को समझाना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप ये समझाना चाह रहे हैं कि एक पार्टी विशेष ने ऐसे लोगों को खड़ा किया। मैं समझ रहा हूं आपका इशारा बीजेपी की तरफ है। नहीं, मैं वही थोड़ा दो कदम आगे इस तरह के लोग आप इस पे सवाल क्यों नहीं, आप इस पे सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? अभी रेणु भाटिया जी बात कर रही थी, उन्होंने शुरू तो किया सही ढंग से, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगा दिया अखिलेश यादव के कार्यकाल के बारे में, जिन्होंने उन्हें 17 सिक्योरिटी गार्ड दिए थे। आप हमें ये बताइए, इस पे सवाल उनको खड़ा करना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्या आ रही थी? एक तरह की विचारधारा के लोग क्यों इसमें शामिल होते हैं? नहीं, इसका जवाब मैं मौलाना साहब से सरकार ने आखिर